हेलो फ्रेंड्स, आपके जो भी डाउट्स है वो कमेंट्स में लिखिए। आपके सारे डाउट्स 7 आवर्स के अंदर सॉल्व कर दिए जाएंगे। अगर आप इस वीडियो की नोट्स चाहते हो तो टेलीग्राम की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा चैप्टर है थर्ड, करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो चैप्टर 1 में हमने पढ़ा था स्टेशनरी चार्जेस के लिए। इस चैप्टर में हम लोग मोशनल चार्जेस के बारे में पढ़ेंगे। राइट, चैप्टर 1 में हमने चैप्टर 1 और 2 दोनों में ही हमने स्टेशनरी चार्जेस के बारे में पढ़ा था। तो स्टेशनरी चार्जेस इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता था, राइट। अब मोशनल चार्जेस क्या करता है उसकी बात करेंगे। तो मोशनल चार्जेस इलेक्ट्रिसिटी फॉर्म करता है, जिससे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा और जिससे हमारे डिवाइसेस रन होते हैं, जैसे कि फ़ैन है, टीवी, रेफ्रिजरेटर, एसी। जितने भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस है वो इलेक्ट्रिसिटी से चलेंगे, राइट। तो कुछ इलेक्ट्रिक करंट नेचुरली ही मिलते हैं, जैसे कि लाइटनिंग। लाइटनिंग एक नेचुरल इंसिडेंट है। एटमॉस्फेयर में बहुत सारे चार्जेस जो क्लाउड्स में एक्यूमुलेट होते हैं, और क्लाउड्स में एक्यूमुलेट होने के कारण उसके आसपास जो एटमॉस्फेयर है उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ पहुंच जाती है, मतलब कि एक लिमिट आ जाती है। और फिर जब वो लिमिट रीच होती है तब ये सारे ही चार्जेस क्लाउड से अर्थ की सरफेस की तरफ फ्लो होते हैं, और इसीलिए लाइटनिंग होती है, राइट। तो लाइटनिंग में जो भी चार्जेस होते हैं उसका जो मोशन है, जो फ्लो है, वो स्टेडी नहीं होता। हम लोग हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत सारे डिवाइसेस देखते हैं, राइट, जिसमें जो चार्जेस है वो जैसे रिवर में जो पानी बहता है उस तरीके से चार्जेस फ्लो होता है डे टू डे लाइफ के डिवाइसेस में। टॉर्च और सेल से जो भी डिवाइसेस चलते हैं, जैसे कि टॉर्च है, टॉर्च में हम लोग सेल का यूज़ करते हैं, रिमोट कंट्रोल में सेल का यूज़ करते हैं, राइट। तो इन सभी में जो इलेक्ट्रिसिटी फ़्लो होती है वो स्टेडी इलेक्ट्रिसिटी फ़्लो होगी, कि जिससे हमें कंटिन्यूसली वहाँ पर एनर्जी मिलती रहे, राइट। ओके, अब हमने यहाँ पर समझेंगे इलेक्ट्रिक करंट। तो यहाँ पर एक कंडक्टर लिया, राइट। कंडक्टर में जो चार्जेस है वो फ्लो हो रहे हैं, और वे उसके जो परपेंडिकुलर है, मतलब सरफेस के परपेंडिकुलर, उसके परपेंडिकुलर फ्लो हो रहा है। और यहाँ पर जो पॉजिटिव है और नेगेटिव दोनों ही उस पर्टिकुलर प्लेन में से, उस पर्टिकुलर एरिया में से आगे की तरफ और पीछे की तरफ फ्लो हो सके, वैसे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस को हमने यहाँ पर ध्यान में लिया। अब यहाँ पर जो टाइम है वो टी जितना है। टी जितने टाइम में पॉजिटिव क्यू, मतलब कि जो पॉजिटिव चार्जेस है, नेट पॉजिटिव चार्ज उसमें से फ्लो हो रहा है पर्टिकुलर एरिया में से, तो उसको हम लोग यहाँ पर क्यू प्लस ले लेते हैं, राइट। क्यू प्लस नेट पॉजिटिव चार्ज फ्लो हो रहा है। और दूसरी जगह नेट नेगेटिव चार्ज फ्लो हो रहा है, उसको हम लोग क्यू नेगेटिव ले लेते हैं, क्यू नेगेटिव, राइट। तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज से टोटल चार्ज बनेगा, जो कि टी जितने टाइम में एक पर्टिकुलर सरफेस एरिया को वो ओवरकम करते हैं, उसमें से फ्लो हो जाते हैं। तो उस पर्टिकुलर प्लेन में से टोटल बहने वाला जो चार्ज है उसकी अगर बात करें तो टोटल चार्ज Q इज इक्वल टू टोटल पॉजिटिव चार्ज प्लस टोटल नेगेटिव चार्ज। और ये जो भी जितना भी चार्ज है वो टी के प्रोपोर्शन में है। तो यहाँ पर अब हम इस इक्वेशन के हिसाब से करंट की फॉर्मूला लिख सकते हैं कि करंट इज इक्वल टू टोटल चार्ज अपॉन टाइम टेकन टू फ्लो दैट चार्ज, राइट। अब यहाँ पर जो करंट है वो ऑलवेज स्टेडी कंडीशन में, ऐसा हम लोग नहीं बोल सकते। मान लीजिए कि डेल्टा टी जितने टाइम में डेल्टा क्यू जितना चार्ज पर्टिकुलर जो हमने क्रॉस सेक्शन एरिया लिया है यहाँ पर, ये हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया है। तो मान लीजिए कि डेल्टा
क्यू जितना चार्ज वो फ्लो हो रहा है डेल्टा टी जितने टाइम में, राइट। तो यहाँ पर डेल्टा टी जितना टाइम इंटरवल हुआ कि जो कि इस पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया में से वो फ्लो हो रहा है, राइट। तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि यहाँ पर हमें लिमिट लेनी है कि टी टाइम पे जो भी कंडक्टर है उसके क्रॉस सेक्शन में से बहने वाला करंट डेल्टा टी ज़ीरो, मतलब लिमिट टेंस टू ज़ीरो, राइट। उसके लिए डेल्टा क्यू और डेल्टा टी का यहाँ पर रेशियो लेना है। तो अब यहाँ पर फॉर्मूला मिलेगी आई ऑफ टी, क्योंकि आई टी का ही एक फंक्शन है। टी जैसे जैसे चेंज होगा वैसे वैसे करंट भी चेंज होगा। तो आई ऑफ टी इज इक्वल टू लिमिट, अब लिमिट डेल्टा टी टेंस टू ज़ीरो का मतलब क्या होगा, जो डेल्टा टी है वो ज़ीरो नहीं है बट नियरली टू ज़ीरो है, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि ये जो हमने फॉर्मूला यहाँ पर डिराइव की ये एक टाइप का इंस्टेंटेनियस करंट है, ऐसा बोल सकते हैं। बट यहाँ पर हमें समझने के लिए सिर्फ ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है, राइट, लिखना नहीं है, ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। अब यहाँ पर इसका यूनिट की बात करें तो ऐसा यूनिट ऑफ करंट तो वो है एम्पियर, क्योंकि एम्पियर एक साइंटिस्ट का नाम है तो कैपिटल ए उसका सिंबल लेंगे, राइट। अब एम्पियर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में जो करंट है उसके कारण जो भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी मिलेगी उसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो भी लाइटनिंग होती है उसमें जो भी करंट फ्लो होता है उसका हम लोग यहाँ पर एवरेज लेते हैं, क्योंकि करंट भी यहाँ पर चेंज हो सकता है, आगे पीछे हो सकता है। तो हम लोग ऑलवेज क्या ट्राई करेंगे कि करंट की एवरेज वैल्यू लेने का ट्राई करेंगे। जैसे कि हम लोग 11th स्टैंडर्ड में एवरेज वेलोसिटी लेते थे, वेलोसिटी में भी डिफ़र, जब ट्रैफिक होगा ट्रैफिक नहीं होगा, तो वैसे ही करंट भी डिफ़र करता है। तो एवरेज करंट लेने का यहाँ पर हम लोग ट्राई करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट्स इन कंडक्टर्स, राइट। तो अगर हम लोग किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे, राइट, किसी चार्ज पे, मान लीजिए कि चार्ज ही है और उसको इलेक्ट्रिक फील्ड देते हैं, तो अगर वो चार्ज फ्री है तो वो मोशन में आ जाएगा, क्योंकि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से उस चार्ज पे फोर्स प्रोड्यूस होगा, फोर्स एग्जर्ट होगा। तो नेचुरली भी इस जो भी चार्जेस होते हैं उसके एटमॉस्फेयर के कारण, आयोनोस्फीयर हम लोग जानते हैं, आयोनोस्फीयर, तो आयोनोस्फीयर में बहुत सारे आयन्स हैं, राइट। तो वहाँ पर उस आयन्स के कारण वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है और सारे चार्जेस उस इलेक्ट्रिक फील्ड के इफ़ेक्ट में आने के कारण वहाँ पर फोर्स प्रोड्यूस होता है, राइट। तो वहाँ पर जो चार्जेस है वो फ्लो होना स्टार्ट कर देते हैं, मोशन में आ जाते हैं। अब मान लीजिए कि हमारे पास 1 ग्राम जितना पानी है, 1 ग्राम वाटर। तो 1 ग्राम पानी में कितने टोटल मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो वो होते हैं 10⁻22 मॉलिक्यूल्स। तो इतने सारे मॉलिक्यूल्स हैं 1 ग्राम पानी में, राइट। अब मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या होगा, तो मॉलिक्यूल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूक्लियस होते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो न्यूक्लियस के आसपास इतने बाउंड नहीं होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन क्यों न्यूक्लियस के अराउंड ही स्फेरिकल मोशन करते हैं, रोटेट करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन एक्चुअली जो होते हैं वो बाहर की तरफ होते हैं ऑर्बिट के, राइट। तो ऑर्बिट के बाहर की तरफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो अंदर की तरफ होते हैं वो है प्रोटॉन्स, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, राइट। तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रोटेट होता है, राइट। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वैसे रोटेट होता है, वैसे फ्री होता है, बट फिर भी प्रोटॉन के अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से वो लगभग कंडक्टर के अंदर, जो भी हमने कंडक्टर लिया उसके अंदर बाउंड होता है, राइट। अब
जैसे हमने बोला कि इलेक्ट्रॉन कंडक्टर के अंदर फ्री होता है, कंडक्टर से बाहर नहीं निकल सकता, तो कंडक्टर के अंदर वो मोशन में आने के लिए बहुत ही फ्री रहेगा। तो इसीलिए हम लोग जो कोई भी ऑब्जेक्ट में इलेक्ट्रॉन्स ऑब्जेक्ट के अंदर मोशन करने के लिए फ्री रहता है, उसको हम लोग कंडक्टर्स बोलते हैं, राइट। तो कंडक्टर्स में जब कभी भी हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट भी फॉर्म होगा। तो ऐसे फ्री इलेक्ट्रॉन्स वाले सब्सटेंस को हम लोग कंडक्टर्स बोलेंगे। अब यहाँ पर हम लोग मान लीजिए कि पॉजिटिव कंडक्टर सोचते हैं, तो पॉजिटिव कंडक्टर्स में एटम्स एक दूसरे के साथ बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग के साथ कनेक्टेड होते हैं। और मान लीजिए कि जो नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करवाता है, राइट। दूसरे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन भी होते हैं जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही आयंस इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करवाने के में हेल्प करते हैं। बट जो भी कंडक्टर्स होते हैं उसमें तो सिर्फ नेगेटिव आयंस मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स ही करंट फ्लो करवाने के लिए ज़िम्मेदार होते हैं। बट इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन जैसे होते हैं उसमें तो दोनों ही पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करवाने के लिए ज़िम्मेदार रहते हैं, राइट। तो अब हम लोग एक कंडक्टर लेते हैं, तो यहाँ पर हमने एक कंडक्टर एज्यूम किया है, राइट। अब मान लीजिए कि हम लोग कंडक्टर की बात कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन कंडक्टर के अंदर फ्री होता है, बट वो कंडक्टर से बाहर नहीं निकल सकता क्योंकि उस इलेक्ट्रॉन को बाउंड करने के लिए प्रोटॉन्स है वहाँ पर, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन्स पर अट्रैक्टिव फोर्स लगाता है, राइट। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर के अंदर फ्री होने की वजह से इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन करते हैं और एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड होते रहते हैं। तो वहाँ पर एक कॉलिजन, दो कॉलिजन, तो कंटिन्यूस बहुत सारे नंबर ऑफ कॉलिजन्स होते रहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो हर एक कॉलिजन के बाद अपनी जो वेलोसिटी है वो चेंज करते हैं, बट जो मैग्नीट्यूड है उस वेलोसिटी का वो वापस वो अटेन कर लेते हैं क्योंकि वहाँ पर इलेक्ट्रॉन ऑलवेज मोशन में रहते हैं। अब दूसरी चीज़ कि इलेक्ट्रॉन्स दो कंसेक्यूटिव कॉलिजन के बीच जो टाइम लगाता है उसको हम लोग बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम, ओके। अब मान लीजिए कि एक कंडक्टर है, उसमें यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज है राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड एक पॉजिटिव चार्ज है। अब हम लोग इस कंडक्टर को पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड देंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड राइट हैंड साइड डायरेक्शन में देंगे। तो जब कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग राइट हैंड साइड डायरेक्शन में देंगे तब जो नेगेटिव चार्ज है वो फोर्स फील करेगा लेफ्ट हैंड साइड की तरफ और पॉजिटिव चार्ज फोर्स फील करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। तो यहाँ पर अब दोनों ही चार्ज एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करना स्टार्ट कर देंगे और इसी की वजह से इस कंडक्टर में पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा, राइट। अब जब तक ये चार्जेस अपनी पोजीशन चेंज करते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कंडक्टर में सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही मोशन करता है, तो यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज है वो लेफ्ट हैंड साइड जाएगा। तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज की डेफिशिएंसी की वजह से अब ये थोड़ा थोड़ा पॉजिटिव होना स्टार्ट करेगा और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज लेफ्ट हैंड साइड आने की वजह से ये पॉजिटिव न्यूट्रलाइज होगा, राइट। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन लेफ्ट हैंड साइड जाएगा वैसे वैसे वहाँ पर स्टेडी करंट मिलेगा, राइट। बट यहाँ पर पूरा इलेक्ट्रॉन ख़त्म हो जाएगा और यहाँ पर पूरा पॉजिटिव चार्ज ख़त्म हो जाएगा, फिर बाद में स्टेडी करंट मिलना बंद हो जाएगा। तो एक यहाँ पर एक टाइम ऐसा आएगा कि करंट हमें नहीं मिलेगा भले ही इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो हो रहा है, राइट। तो वहाँ पर करंट ख़त्म हो जाएगा क्योंकि चार्ज ने अपनी पोजीशंस ले ली है, राइट। अब एक ऐसा हम लोग सिस्टम सोचें कि जिस कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स के कारण जो चार्जेस है वो न्यूट्रल हो जाए, राइट। अब न्यूट्रल होने के बाद हम लोग उस कंडक्टर को एक पर्टिकुलर फिक्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं।
तो थोड़े टाइम के लिए वहाँ पर करंट हमें मिलेगा, राइट। तो बट हमें यहाँ पर कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिक करंट चाहिए। तो कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिक करंट में हमें क्या करना है कि हमें कुछ ऐसा सोचना है कि उस कंडक्टर को कंटिन्यूअसली चार्ज मिलता ही रहे बाहर से। यहाँ पर तो चार्जेस खुद के ही थे, बट अगर कंडक्टर को बाहर से चार्जेस मिलते रहे जैसे कि इलेक्ट्रॉन, तो वो स्टेडी करंट देता ही रहेगा, क्योंकि उसके पास नए चार्जेस मिलते ही जाएंगे और वो नए चार्जेस इलेक्ट्रिक करंट को फॉर्म करते ही रहेंगे। तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं ऐसे स्टेडी इलेक्ट्रिक करंट की, तो वो उसका जो सोर्स है जैसे कि बैटरीज़ हैं, सेल्स हैं, तो उसमें से हम लोग स्टेडी इलेक्ट्रिक करंट पा सकते हैं, क्योंकि वैसे सेल्स स्टेडी इलेक्ट्रिक फील्ड को मेंटेन रख सकते हैं, राइट। उसके बाद है हमारा टॉपिक ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ ने एक बहुत ही अच्छा रिलेशन दिया, और वो रिलेशन है इलेक्ट्रिक करंट और हमारा पोटेंशियल डिफरेंस आई और वी के बीच का ये रिलेशन है। तो ओम्स साइंटिस्ट ने इस रिलेशन में ऐसा बोला है कि हम लोग किसी भी कंडक्टर में से जैसे से करंट फ्लो करवाते हैं, उसमें उसके कंडक्टर के दो एंड्स में पोटेंशियल मिलता है, और वो पोटेंशियल करंट के प्रोपोर्शन में रहता है। सो आई प्रोपोर्शन वी या फिर वी प्रोपोर्शन आई, दोनों ही सही है, क्योंकि एक बढ़ेगा तो दूसरा ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। तो यहाँ पर v प्रोपोर्शन आई के हिसाब से अगर मैं प्रोपोर्शनैलिटी साइन रिमूव करूँ, तो ऑब्वियसली वहाँ पर इज इक्वल टू साइन आएगा, और वहाँ पर एक कांस्टेंट आएगा, वो कांस्टेंट है कैपिटल आर एंड आई एज इट इज़। तो v इज इक्वल टू आई आर या फिर आर आई। आपको ओम्स लॉ की इक्वेशन इजीली याद रखनी है, तो आपको ये याद रखना है वीर। क्या याद रखना है? वीर। v इज इक्वल टू आई आर, मतलब वीर। तो उसमें जो r है वो बेसिकली कांस्टेंट टर्म है। तो r कांस्टेंट है और उसको हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ पर पर्टिकुलर कंडक्टर की अगर बात करें तो वो कांस्टेंट होती है, और उसका जो SI यूनिट होता है, SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, वो होगा ओम। इसको बोलते हैं ओमेगा, बट बोलते हैं ओम, राइट। ये इसका सिंबल है। अब जो R है वो उसकी डिपेंडेंस क्या है, वो कैसे डिपेंड करता है किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस कैसे चेंज होता है। तो पहले तो R मटेरियल पे डिपेंड करता है कि कौन सा मटेरियल है, और दूसरा कि R उसकी शेप पे डिपेंड करता है, लेंथ बड़ी है, एरिया डिक्रीज्ड है, क्या है, तो उसके डायमेंशन पे भी रेजिस्टेंस डिपेंड होता है। अब यहाँ पर एक एग्जांपल से उसको समझेंगे कि डायमेंशन से रेजिस्टेंस कैसे चेंज होता है। तो मान लीजिए कि हमारे पास एक कंडक्टर है, उस कंडक्टर की लेंथ L है और क्रॉस सेक्शन एरिया E जितना है, राइट। अब इसका जो रेजिस्टेंस है वो है R जितना, तो R इसका रेजिस्टेंस है बेसिकली। अब मैं एक दूसरा कंडक्टर एज्यूम करता हूँ, और मैंने जो लेंथ है वो डबल कर दी है, बढ़ा ली है। क्रॉस सेक्शन एरिया एज इट इज़ है। तो पहले मैं यहाँ पर ये रिलेशन दूंगा कि रेजिस्टेंस लेंथ पे कैसे डिपेंड करता है, राइट। तो रेजिस्टेंस लेंथ पे डिपेंड करता है डायरेक्टली प्रोपोर्शन में, मतलब कि R प्रोपोर्शनल L। तो जैसे ही लेंथ बढ़ेगा, राइट, जैसे ही लेंथ डबल होगा, वैसे यहाँ पर रेजिस्टेंस भी डबल हो जाएगा, मतलब कि न्यू रेजिस्टेंस हो जाएगा 2R, राइट। अब पोटेंशियल तो उतना ही है, और अगर मैं यहाँ पर एरिया हाफ करता हूँ, अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि एरिया हाफ हो चुका है। तो अगर एरिया हाफ हो गया है तो फिर रेजिस्टेंस कैसे चेंज होता है वो हमें यहाँ पर दिखाना है। तो जो रेजिस्टेंस है, राइट, तो रेजिस्टेंस
एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शन में। तो अगर मैंने एरिया हाफ कर दिया है, राइट, तो एरिया हाफ होने की वजह से जो रेजिस्टेंस है वो डबल हो जाएगा, क्योंकि एरिया रेजिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शन में, राइट। तो दो रिलेशन हमें यहाँ पर देखने को मिले, आर इज़ प्रोपोर्शनल टू एल एंड आर इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/a। उन दोनों को अगर मैं कनेक्ट करूँ तो टोटल मुझे रिलेशन मिलेगा आर प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए, राइट। तो रेजिस्टेंस लेंथ पे भी डिपेंड करता है और एरिया पे भी डिपेंड करेगा, राइट। अब इसमें प्रोपोर्शनैलिटी अगर मैं रिमूव करूँ, प्रोपोर्शनैलिटी साइन, तो ऑब्वियसली वहाँ पर एक कांस्टेंट आएगा। उस कांस्टेंट को हम लोग बोलेंगे रो, और रो है रेजिस्टिविटी, एंड बाकी सब एज इट इज़ एल बाई ए। तो ये हो गई रेजिस्टेंस की फॉर्मूला, आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए। अब रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंडेंट है, तो जो भी कंडक्टर है उसके मैटर पे, कौन से टाइप का हम लोग कंडक्टर लेते हैं, और दूसरा कि वो कभी भी उसके डायमेंशन पे डिपेंडेंट नहीं करेगा। जैसे रेजिस्टेंस डायमेंशन पे डिपेंड करता है, बट रेजिस्टिविटी कभी भी उसके डायमेंशन पे डिपेंडेंट नहीं है, राइट। अब यहाँ पर मैं फिर से अपने जो ओम्स लॉ की फॉर्मूला है वो लिखूँगा। ओम्स लॉ की फॉर्मूला क्या है, V इज़ इक्वल टू आई इंटू आर। अब ये जो R है रेजिस्टेंस, उसमें मैं अपनी फॉर्मूला लगाऊंगा जो हमने यहाँ पर डिराइव की थी। तो I इंटू आर की फॉर्मूला है रो एल बाई ए, राइट। तो ये कंप्लीट उसकी फॉर्मूला हो गई। अब यहाँ पर जो वोल्टेज की फॉर्मूला है, बेसिकली वोल्टेज की फॉर्मूला क्या है, तो वोल्टेज की फॉर्मूला मैं यहाँ पर लिखूँगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू लेंथ ऑफ द कंडक्टर, जो भी लेंथ है वो, राइट, इज इक्वल टू, अब यहाँ पर एक नई टर्म आ रही है जिसको हम लोग बोलते हैं करंट डेंसिटी, मतलब कि करंट अपॉन एरिया, करंट अपॉन एरिया, राइट, उसको हम लोग बोलते हैं करंट डेंसिटी। तो करंट अपॉन एरिया उसको हम लोग डिराइव करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे जे से, स्मॉल जे, इनटू रेजिस्टिविटी एज इट इज़ इनटू लेंथ एज इट इज़। तो ये कंप्लीट फार्मूला हो गई। अब इस फार्मूला में यहाँ पर कैंसिल होगी एल एल सामने सामने, राइट। तो बाकी बचा E इज इक्वल टू जे इंटू रो, राइट। तो यहाँ पर E इज इक्वल टू जे इंटू रो हमने कहाँ से स्टार्ट किया था इस फार्मूला को, इस फार्मूला को स्टार्ट किया था V इज इक्वल टू आई आर से। तो ये जो फार्मूला हमें मिली, ये ओम्स लॉ का दूसरा फॉर्म हम लोग बोल सकते हैं, राइट। अब यहाँ पर रो है रेजिस्टिविटी, राइट, बट यहाँ पर जो रो अगर रेजिस्टिविटी है, और दूसरी बात कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एज अ वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसको अगर मुझे रीराइट करना हो तो मुझे ऐसा लिखना पड़ेगा, वेक्टर E इज इक्वल टू करंट डेंसिटी इज ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर J इंटू रो रेजिस्टिविटी स्केलर क्वांटिटी है, राइट। और दूसरी चीज़ कि रेजिस्टिविटी जैसे है वैसे ही अगर मैं रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल करूँ तो मुझे मिलेगी कंडक्टिविटी, जो कि रेजिस्टिविटी की बिल्कुल उल्टी है, राइट। तो रेजिस्टिविटी की बिल्कुल उल्टी कंडक्टिविटी, मतलब कि सिग्मा। अब मैं यहाँ पर सिग्मा को डिराइव करूँगा तो मेरी डेरिवेशन यहाँ पर मिलेगी वेक्टर E अपॉन रो इज इक्वल टू वेक्टर J, राइट। ये फॉर्मूला मिलेगी। अब 1/रो क्या है, सिग्मा है, तो उसकी फॉर्मूला लिखेंगे तो सिग्मा इंटू वेक्टर E इज इक्वल टू वेक्टर J, राइट। तो ये एक दूसरा फॉर्म हो गया, और वो फॉर्म कंडक्टिविटी के फॉर्म में है, राइट। दूसरी चीज़ कि करंट डेंसिटी, राइट। तो हमारा जो करंट डेंसिटी है, करंट डेंसिटी J, उसके यूनिट की अगर हम बात करें तो यूनिट ऑफ करंट डेंसिटी फॉर्मूला पे इससे ही हम लोग पता कर सकते हैं। करंट डेंसिटी की फॉर्मूला है करंट अपॉन एरिया। तो करंट है एम्पियर
और एरिया है मीटर स्क्वायर। तो एम्पियर अपॉन मीटर स्क्वायर ये हो जाएगा करंट डेंसिटी का यूनिट, राइट। नेक्स्ट टॉपिक है ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड द ओरिजिन ऑफ रेजिस्टिविटी। तो अब बहुत ही अच्छा एक टॉपिक है। अब इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कंडक्टर्स के अंदर मोशन में होते हैं, ये अब हम लोग जानते हैं, राइट। इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर के अंदर बहुत सारे कोलिजन्स भी करता है दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ, तो बहुत ही रैंडम मोशन होती है। अब यहाँ पर सारे इलेक्ट्रॉन्स को अगर हम लोग ध्यान में लें तो कंडक्टर एज इट इज़ अभी उसको कोई भी यहाँ पर पोटेंशियल नहीं दिया गया है, तो कंडक्टर में यहाँ पर ओवरऑल अगर हम लोग वेलोसिटी की बात करें तो उसकी फॉर्मूला में लिखूँगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टोटल मीन्स एलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉन्स। मान लीजिए कि n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो वहाँ पर सारे ही नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की अगर मैं वेक्टर समेशन करूँ, वेलोसिटी का वेक्टर समेशन, तो वो हमें ज़ीरो मिलेगा, क्योंकि अभी कोई भी पोटेंशियल हमने नहीं दिया है। तो बिना पोटेंशियल के कोई भी करंट नहीं मिलेगा, इसीलिए यहाँ पर सारी वेलोसिटी ज़ीरो होगी। इसका एग्जांपल, एक छोटा सा एग्जांपल दूँ तो एक इलेक्ट्रॉन मान लीजिए लेफ्ट हैंड साइड जा रहा है, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन राइट हैंड साइड जा रहा है, उसके नेगलेक्टिंग इफेक्ट के कारण। तो वहाँ पर अभी कोई भी वेलोसिटी नहीं मिल रही है। बट मान लीजिए कि वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, तो अब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। तो जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग अप्लाई करेंगे, इलेक्ट्रॉन पे फोर्स एग्जर्ट होगा, राइट। तो फोर्स जैसे ही एग्जर्ट होगा उसके हिसाब से फोर्स फॉर्मूला तो वो होगी वेक्टर एफ इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फोर्स एग्जर्ट होगा तो इलेक्ट्रिक फोर्स की फॉर्मूला होगी वेक्टर एफ ई इज इक्वल टू चार्ज, मतलब इलेक्ट्रॉन है चार्ज एज ए चार्ज, तो नेगेटिव ई इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ई, राइट। अब दोनों फोर्स को कंपेयर करेंगे क्योंकि वही फोर्स लग रहा है, तो लेफ्ट हैंड साइड है एम ए एम वेक्टर ए, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है तो इलेक्ट्रॉन लिख लेते हैं। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड, अब हमारी फॉर्मूला होगी वो होगी माइनस इलेक्ट्रॉन इनटू वेक्टर ई, ई इज़ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब एक्सेलरेशन को सब्जेक्ट बनाएंगे कि जिससे इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन मिले, तो वेक्टर ई, ई सब्जेक्ट इज इक्वल टू माइनस ई वेक्टर ई अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन की फॉर्मूला, राइट। अब यहाँ पर एक मोशन डायग्राम में दिखाया गया है, तो यहाँ पर जो ब्लू कलर से जो लाइनिंग ड्रॉ की गई है वो लाइनिंग विदाउट एनी इलेक्ट्रिक फील्ड जो इलेक्ट्रॉन का मोशन होगा उसकी यहाँ पर दिखाई गई है, राइट। विदाउट कितनी रैंडम है, तो ये ब्लू कलर से दिखाई गई है विदाउट, व्हेन नो इलेक्ट्रिक फील्ड इज पासिंग थ्रू द कंडक्टर, तो बहुत ही रैंडम मोशन है, राइट। बट जब हम लोग वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे जिसकी डायरेक्शन होगी लेफ्ट हैंड साइड डायरेक्शन में, राइट, तो तब इलेक्ट्रॉन कैसे बिहेव करेगा, तो तब भी मोशन तो उसकी जो शेप है, उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो वही रहेगी, बट थोड़ा सा स्लाइटली वो डिफ़र करेगा, स्लाइटली इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस होगा क्योंकि वहाँ पर फोर्स अप्लाई हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट हैंड साइड है तो इलेक्ट्रॉन राइट हैंड साइड डिस्प्लेस करेगा, जैसे कि यहाँ पर पहले बी पे रुका था बट अभी बी डैश पे रुकेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, राइट। तो अब यहाँ पर जो पहले हम लोग अगर कॉलिजन्स की बात करें तो टी टाइम से पहले कुछ कॉलिजन हुआ होगा और टी आई टाइम के बाद कुछ कॉलिजन होगा, राइट। तो उन सभी का मतलब कि कॉलिजन के बाद तुरंत जो यहाँ पर वेलोसिटी मिलेगी उसकी फॉर्मूला लिखेंगे तो वी आई, राइट। वेलोसिटी है तो वेक्टर क्वांटिटी, और टोटल वेलोसिटी मतलब ओवरऑल वेलोसिटी वो होगी कैपिटल वी, वेक्टर कैपिटल वी आई।
यहाँ पर नेगेटिव, क्योंकि जो हमारे पास एक्सेलरेशन है उसकी वैल्यू नेगेटिव मिलेगी, सो नेगेटिव ई इंटू ई अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट, इनटू टी आई। तो अब ये जो फॉर्मूला है, ये जो टर्म है वो वेलोसिटी का ही टर्म है, ये एक्सेलरेशन इनटू टाइम गिव्स अस वेलोसिटी, राइट। तो उस हिसाब से इस फॉर्मूला को बनाया गया है। तो जो वी आई है वो वी आई जो कॉलिजन होता है उसके बाद तुरंत जो वेलोसिटी मिलती है उसकी वेलोसिटी है, राइट। और टी आई टाइम के दौरान जो वेलोसिटी ली है उसकी वेलोसिटी है, राइट। अब हम लोग अगर n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो वहाँ पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी की फॉर्मूला होगी वी डी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसको हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलेंगे। ड्रिफ्ट वेलोसिटी मतलब क्या होगा कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी मतलब कि ऐसी एक वेलोसिटी कि जब वहाँ पर फोर्स एग्जर्ट हो रहा है, राइट, तो फोर्स जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कारण जो एवरेज वेलोसिटी की फॉर्मूला मिलती है उसको हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलेंगे। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू वी आई एवरेज, राइट, इज इक्वल टू वी आई एवरेज माइनस ई अपॉन एम टी आई एवरेज, क्योंकि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स के कारण मिलने वाला एवरेज वैल्यू। अब यहाँ पर जो वी आई एवरेज है, राइट, वो ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि तब की जो अगर वेलोसिटी की बात करें तो ओवरऑल जो हम लोग सम अप करते थे वेलोसिटी का एवरेज, तो वो ज़ीरो हो जाएगा। तो इज इक्वल टू यहाँ पर इज इक्वल टू ज़ीरो माइनस ई अपॉन एम। अब यहाँ पर जो एवरेज टाइमिंग है उसको हम लोग एज ए टाउ रिप्रेजेंट करेंगे, राइट। टाउ यहाँ पर रिलैक्सेशन टाइम है, मतलब कि दो कॉलिजन के बीच, इलेक्ट्रॉन के दो कंसेक्यूटिव कॉलिजन के बीच मिलने वाला रिलैक्सेशन टाइम। तो यहाँ पर हमारी जो फॉर्मूला है वो सिर्फ एक टर्म पे रह गई, इज इक्वल टू माइनस ई अपॉन एम इंटू टाउ, राइट। तो इसको हम लोग बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब यहाँ पर हम लोग एक कंडक्टर एज्यूम करेंगे। तो इस कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स, इस कंडक्टर को पहले इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गया है। इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट हैंड साइड डायरेक्शन है, इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट हैंड साइड डायरेक्शन होने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स है वो राइट हैंड साइड मूव करेंगे, राइट। अब कंडक्टर का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो है कैपिटल ए, और कंडक्टर की जो लेंथ है, तो अगर डेल्टा टी जितने टाइम में जो इलेक्ट्रॉन्स है उसकी अगर वेलोसिटी वी डी जितनी है, तो वहाँ पर इस कंडक्टर की लेंथ होगी डेल्टा एक्स जितनी, राइट, क्योंकि डेल्टा एक्स इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो अब यहाँ पर हम लोग डिराइव करेंगे फॉर्मूला को। तो पहले करंट इनटू टाइम टेकन, दैट इज कॉल्ड टोटल चार्ज ऑफ द कंडक्टर। जितना भी टोटल चार्ज है उस कंडक्टर का वो टोटल चार्ज आ जाएगा। अब टोटल चार्ज की फॉर्मूला क्या है, तो टोटल चार्ज वो है Q इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो पर यूनिट वॉल्यूम है, बट हमें टोटल कंडक्टर के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इनटू वन इलेक्ट्रॉन चार्ज इनटू वॉल्यूम ऑफ दिस कंडक्टर। पूरा वॉल्यूम अब हमें देखना है कि जिससे हमें टोटल चार्ज मिले, क्योंकि ये जो चार्ज है वो, ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है, इसीलिए उसको वॉल्यूम से मल्टीप्लाई किया जिससे हमें टोटल चार्ज मिले। अब यहाँ पर Q की फॉर्मूला Q इज इक्वल टू एन इंटू ई। अब वॉल्यूम का इक्वेशन है एरिया इंटू लेंथ, बट यहाँ पर जो लेंथ है वो है डेल्टा एक्स जितना। डेल्टा एक्स इज लेंथ ऑफ कंडक्टर, राइट। अब डेल्टा एक्स की यहाँ पर वैल्यू रखें तो Q इज इक्वल टू एन ई ए, डेल्टा एक्स है वी डी
इंटू डेल्टा टी, राइट। अब Q को इस फॉर्मूला में रखेंगे तो हमारे पास नई फॉर्मूला मिलेगी, वो है I इंटू डेल्टा टी इज इक्वल टू एन ई ए वी डी डेल्टा टी, राइट। अब डेल्टा टी कैंसल आउट, तो करंट की फॉर्मूला मिलेगी I इज इक्वल टू एन ई ए। अब वी डी क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमने फॉर्मूला आगे पढ़ चुकी है, तो वो फॉर्मूला है ई इंटू ई अपॉन एम इंटू टाउ, राइट। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो I इज इक्वल टू फॉर्मूला बनेगी एन इंटू ई स्क्वायर इंटू ए इंटू ई इंटू टाउ अपॉन एम। तो ये फॉर्मूला मिली हमें करंट की। अब करंट की एक दूसरी भी फॉर्मूला है, वो करंट डेंसिटी के फॉर्म में। तो करंट डेंसिटी के फॉर्म में करंट की फॉर्मूला है आई इज इक्वल टू जे इंटू ए। अब ये दोनों ही फार्मूला को हम लोग कंपेयर करेंगे और जे की फार्मूला लिखेंगे, तो जे की फार्मूला में मिलेगी जे इज इक्वल टू एन ई स्क्वायर इंटू ई इंटू टाउ अपॉन एम। तो यहाँ पर करंट डेंसिटी की एक दूसरी नई फार्मूला मिली हमें, राइट, एन ई स्क्वायर ई इंटू टाउ अपॉन एम। तो अगर ये करंट डेंसिटी के फार्मूला है तो उसके ऊपर से हम लोग जे की फार्मूला अगर रखें, यहाँ पर जे की फार्मूला, दो फार्मूला है जे की, और वो है कंडक्टिविटी के फॉर्म में और रेजिस्टिविटी के फॉर्म में। तो जे की फार्मूला कंडक्टिविटी के फॉर्म में है सिग्मा इंटू ई। अब इस फार्मूला में रखेंगे जे की फार्मूला, तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड आएगा सिग्मा इंटू ई इज इक्वल टू, और राइट हैंड साइड आएगा एन ई स्क्वायर ई टाउ अपॉन एम। तो यहाँ पर ई कैंसल्ड आउट हो जाएगा, तो ई कैंसल्ड आउट, सिग्मा इज इक्वल टू एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन एम। तो ये कंडक्टिविटी की एक नई फार्मूला मिली, राइट। तो यहाँ पर हम लोग इजीली जो ओम्स लॉ है, ओम्स लॉ को हमने यहाँ पर डिराइव किया, राइट। जो टाउ है, मतलब कि रिलैक्सेशन टाइम, वो एन और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों से ही इंडिपेंडेंट है। अब नेक्स्ट एग्जांपल में एस्टिमेट द एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स इन अ कॉपर वायर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 इंटू 10⁻⁷ मीटर स्क्वायर carrying a current of 1.5 ampere. Assume that each copper atom contributes roughly one conduction electron. The density of copper is given and its atomic mass is 63.5 EMU. तो पहले क्वेश्चन है कि 1.5 एम्पियर जितना यहाँ पर जो करंट है वो पर्टिकुलर 1 इंटू 10⁻⁷ मीटर स्क्वायर जितने क्रॉस सेक्शन एरिया में से फ्लो हो रहा है, और ये क्रॉस सेक्शन एरिया है पर्टिकुलर एक वायर का, राइट। तो यहाँ पर पहले हमें एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी फाइंड करने के लिए कॉपर की डेंसिटी दी गई है और एटॉमिक मास दिया गया है। तो फॉर्मूला है एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी इज इक्वल टू आई करंट अपॉन एन ई ए। अब सारी वैल्यूज़ है हमारे पास, तो यहाँ पर वैल्यूज़ रखेंगे, राइट। बट उससे पहले एन, सिर्फ एन हमें पहले फाइंड करना पड़ेगा। तो एन फाइंड करने के लिए मैं यहाँ पर 3 टर्म रखूँगा। 3 टर्म के हिसाब से तो उसमें 63.5 ग्राम अगर है हमारे पास कंटेंट, तो उसके कारण मिलने वाला जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो अगर 6.023 इंटू 10⁻23, तो ये 3 टर्म कैसे बना, ये 63.5 ग्राम एक मोल के अंदर कंटेंट है, तो एक मोल के अंदर इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, तो इतने में इतना, तो यहाँ पर 9 इंटू 10⁻, क्या लिखा है 10⁻3 है, बट उसको ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻6 ग्राम में कितना, राइट।
तो ये 3 टर्म में से हमें n की वैल्यू फाइंड करने को मिलेगी। तो n इज इक्वल टू 6.023 इंटू 10⁻23, राइट, इंटू 9 इंटू 10⁻6 अपॉन 63.5, राइट। तो यहाँ पर आफ्टर कैलकुलेशन n की वैल्यू हमें मिल रही है, n इज इक्वल टू 8.5 इंटू 10⁻28 मीटर 3 इनवर्स। तो ये n की वैल्यू मिली। अब हम लोग फाइंड करेंगे vd। तो ओवरऑल सारी ही वैल्यूज़ अंदर इक्वेशन में रखेंगे। तो vd इज इक्वल टू, राइट, 1.5 जो कि करंट की वैल्यू है, अपॉन पहले आएगा n 8.5 इंटू 10⁻28, राइट। फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन वैल्यू, तो वो है 1.6 इंटू 10⁻19, राइट। एंड देन क्रॉस सेक्शन एरिया है 1 इंटू 10⁻, वो है -7, राइट। तो वो आ जाएगा -7। ओके, अब यहाँ पर Vd की कैलकुलेशन को कैलकुलेट करने के बाद Vd मिलेगा, Vd इज इक्वल टू, मतलब कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वो मिलेगा 1.1 इंटू 10⁻³ और ये हमने आंसर लाया मीटर सेकेंड इनवर्स में। तो ये मिला ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमें। उसके बाद नेक्स्ट सब क्वेश्चन में, कंपेयर द ड्रिफ्ट स्पीड ऑब्टेन अबोव विथ थर्मल स्पीड्स ऑफ कॉपर एटम्स एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर्स। तो ऑर्डिनरी टेम्परेचर्स मतलब कि नॉर्मल टेम्परेचर में हमें फाइंड करना है। तो उसके हिसाब से अब यहाँ पर थर्मल स्पीड किस पे डिपेंडेंट है? तो उसके अराउंड जो टेम्परेचर है, जो एटमॉस्फेरिकल टेम्परेचर है, उस पे डिपेंडेंट है, राइट। तो यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग अगर फॉर्मूला लिखे तो वो होगी ½ mv², क्योंकि टेम्परेचर इसके हिसाब से उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी। तो ½ mv² इज इक्वल टू 3/2 kBt, जहाँ पर ये जो kb है वो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। तो अगर मैं v को सब्जेक्ट बनाऊँ, राइट, तो फॉर्मूला मिलेगी यहाँ पर, वो होगी v इज इक्वल टू, चलिए पहले आएगा v² इज इक्वल टू √3 kBt अपॉन m, राइट। बट यहाँ पर जो मास है वो है कैपिटल M, राइट। तो उसके हिसाब से मान लीजिए कि 300 केल्विन यहाँ पर टेम्परेचर है। तो 300 केल्विन टेम्परेचर के हिसाब से यहाँ पर वेलोसिटी की वैल्यू लगभग हमें मिलेगी v इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻² मीटर पर सेकेंड। अगर सारी वैल्यूज़ अंदर रखेंगे तो वेलोसिटी 300 केल्विन टेम्परेचर के हिसाब से मिलेगी 2 इंटू 10⁻² मीटर पर सेकेंड। अब ये जो वैल्यू है वो कंडक्टर में जो कॉपर एटम्स हैं उसके रैंडम मोशन की स्पीड यहाँ पर ये रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। तो यहाँ पर हमें ये नोट करना है कि इलेक्ट्रॉन की जो ड्रिफ्ट स्पीड है वो नॉर्मल टेम्परेचर में जो दिखती है हमें, उसमें जो उसकी थर्मल स्पीड है उसके कंपैरिजन में बहुत ही कम है, राइट। ड्रिफ्ट स्पीड थर्मल स्पीड से बहुत ही कम मिल रही है और वो लगभग हमें वैल्यूज़ में लगभग 10⁻⁻5 टाइम्स कम मिल रही है, राइट। नेक्स्ट सब क्वेश्चन में, कंपेयर द ड्रिफ्ट स्पीड ऑब्टेन अबोव विथ स्पीड ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द कंडक्टर विच कॉजेज द ड्रिफ्ट मोशन। तो जो कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्पीड है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जितनी होगी, मतलब कि उसकी वैल्यू होगी 3 इंटू 10⁸ मीटर सेकेंड वर्स। ये लाइट स्पीड जितनी है, राइट। तो उसकी कंपैरिजन में जो ड्रिफ्ट स्पीड है वो बहुत ही कम है, वो लगभग 10⁻⁻11, राइट, और लगभग 10⁻⁻11 जितनी छोटी है। तो ड्रिफ्ट स्पीड बहुत ही कम होगी, 10⁻11 जितनी कम। नेक्स्ट क्वेश्चन में, इन एग्जाम्पल 3.1
the electron drift speed is estimated to be only a few millimeter second inverse for currents in the range of a few amperes. How then is current established almost the instant a circuit is closed? तो क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट स्पीड कुछ एम्पियर के रेंज में, मतलब कि रेंज यहाँ पर दिया गया है मिलीमीटर सेकेंड इनवर्स, जितना हम लोग एज्यूम कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि जो सर्किट है वो क्लोज्ड है, तो क्लोज सर्किट से लगभग जो इंस्टंटेनियस करंट है वो कैसे फॉर्म होगा। तो जो भी सर्किट है उसमें इंस्टंटेनियस इलेक्ट्रिक फील्ड अगर प्रोड्यूस होता है, फॉर्म होता है, तो वो हर पॉइंट के आगे ड्रिफ्ट जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उस पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी फॉर्म करेगा, राइट। तो करंट अगर जो फ्लो होगा, तो करंट फ्लो होने के बाद जो इलेक्ट्रॉन है वो कंडक्टर के अंदर एक एंड से दूसरे एंड पर जब तक ना पहुँचे तब तक हमें वेट करना पड़ेगा। बट फिर भी जो करंट है वो जैसे ही फ्लो होता है, मतलब कि जो करंट है वो उसको ऑपरेट होने के लिए थोड़ा बहुत ही कम, बट थोड़ा बहुत टाइम तो लगता ही है। तो यहाँ पर लोकल इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो लोकल इलेक्ट्रॉन के कारण यहाँ पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्रिएट होती है और उसी की वजह से वहाँ पर करंट तुरंत ही मिल जाता है, राइट। सेकेंड क्वेश्चन में द इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट अराइजेज ड्यू टू द फोर्स एक्सपीरियंस्ड by electrons in the electric field inside the conductor, but force should cause acceleration. Why then do the electrons acquire a steady average drift speed? तो क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन वो कंडक्टर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो फोर्स फील करता है, बट जो फोर्स है वो तो एक्सेलरेशन क्रिएट करेगा, तो फिर इलेक्ट्रॉन क्यों एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे चलता है, राइट। तो यहाँ पर आंसर है कि हर फ्री इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पर एक्सेलेरेट होता है, बट ड्रिफ्ट स्पीड जब तक बढ़ रही है तब तक वहाँ पर जो कंडक्टर है उसके पॉजिटिव आयन के साथ वो कोलाइड नहीं होती है, राइट। अब कॉलिजन के बाद वो कुछ ड्रिफ्ट वेलोसिटी लॉस होगी, बट उसके बाद वो फिर से एक्सेलरेट होगा, फिर से ड्रिफ्ट स्पीड मिलेगी और दूसरे कॉलिजन में जब तक कि वो बढ़ ना जाए तब तक वो फिर वहाँ पर कोलाइड होगी, फिर वो डिक्रीज़ होगी, फिर वापस बढ़ेगी, वापस डिक्रीज़ होगी। तो ऐसे में यहाँ पर कंटिन्यूसली ड्रिफ्ट वेलोसिटी वो फॉर्म होगी, फिर से लॉस होगी, फॉर्म होगी, लॉस होगी। इसीलिए यहाँ पर हम लोग एवरेज की बात कर रहे हैं, तो एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी यहाँ पर मिलती है। अदरवाइज़ क्या होगा कि कुछ टाइम पे इलेक्ट्रॉन के पास वेलोसिटी नहीं होगी, कुछ टाइम पे वो मैक्सिमम वेलोसिटी पे होगा, राइट। तो इसीलिए यहाँ पर एवरेज की बात हो रही है। तो यहाँ पर भले ही एक्सेलरेशन मिल रहा है तो वेलोसिटी बढ़नी ही चाहिए कंटिन्यूस, बट कॉलिजन के कारण वो वेलोसिटी लॉस करता है और हम लोग उसको बोलते हैं, मतलब उसमें एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर इफ़ द इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट स्पीड इज सो स्मॉल एंड इलेक्ट्रॉन्स चार्ज इज स्मॉल, हाउ कैन वी स्टिल ऑब्टेन लार्ज अमाउंट्स ऑफ करंट इन अ कंडक्टर। तो यहाँ पर मान लीजिए कि जो ड्रिफ्ट स्पीड है वो कम है, इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है उसकी वैल्यू भी कम है, तो फिर भी यहाँ पर कंडक्टर में हम लोग बहुत ज़्यादा वैल्यू का करंट क्यों पाते हैं। क्योंकि भले ही ये दोनों ही कम है, ड्रिफ्ट स्पीड और वैल्यू, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू, बट जो इलेक्ट्रॉन के नंबर्स है, मतलब कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है, राइट, उसकी वैल्यू बहुत ही ज़्यादा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू ज़्यादा है, मतलब कितनी ज़्यादा है, तो वो है 10⁻29 पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब कि मीटर 3 इनवर्स। तो इसीलिए इतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होने के कारण वो जो मास चार्जेस के कारण, मास यहाँ पर नंबर्स है, उसके कारण यहाँ पर करंट हमें ज़्यादा मिलता है।
नेक्स्ट सेशन में व्हेन इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट इन a metal from lower to higher potential, does it mean that all the free electrons of the metal are moving in the same direction? तो पहले क्वेश्चन है कि कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन है वो कम पोटेंशियल से ज़्यादा पोटेंशियल की तरफ अगर ड्रिफ्ट होता है तो क्या उसका मतलब ये है कि कंडक्टर में जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं? तो यहाँ पर आंसर होगा नो, किसी भी तरह से वो नहीं होगा, क्योंकि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो इलेक्ट्रॉन के बहुत बड़े रैंडमली वो मूव करता है और वहाँ पर रैंडमली वो वेलोसिटी पे इंटरसेक्ट होते हैं। तो इसी के कारण हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते कि उसकी जो डायरेक्शन मतलब इलेक्ट्रॉन्स एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, उसकी जो मोशन है वो बहुत ही तो रैंडम होती है। विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड और विथ इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों ही जगह पर उसकी जो इलेक्ट्रॉन है, राइट, उसकी जो मोशन है, तो इलेक्ट्रॉन मोशन काफ़ी यहाँ पर रैंडम होगी, राइट। तो इसीलिए इसका जो आंसर होगा वो होगा नो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आर द पाथ्स ऑफ इलेक्ट्रॉन स्ट्रेट लाइंस बिटवीन सक्सेसिव कॉलिजन्स विद द पॉजिटिव आयंस ऑफ द मेटल इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्वेश्चन है कि क्या दो कंजिक्यूटिव कॉलिजन के बीच इलेक्ट्रॉन का जो पाथ है, राइट, वो इलेक्ट्रॉन की एब्सेंस में और इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस में स्ट्रेट होगा? तो यहाँ पर मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर उसकी एब्सेंस की बात की जाए, राइट, तो एब्सेंस में वो यहाँ पर स्ट्रेट होगा। हमने आगे भी उसकी डायग्राम देखी थी, वो स्ट्रेट रहता था बट कॉलिजन के कारण वो इधर उधर रैंडम मोशन करता था। बट अगर वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है अगर, राइट, तो वहाँ पर जो नॉर्मल जनरली जो उसका पाथ होगा वो कर्व्ड होगा। तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा तो उसका पाथ स्ट्रेट होगा, बट जब इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो उसका पाथ कर्व्ड होगा।